अब आता हूं मैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट के कुछ सेक्शंस होते हैं, मतलब यहां पर एडजस्टमेंट लिखी होगी जिसमें आपको बताना होगा कि क्या नाम है, आपको कब आईटीसी मिलेगा और कब आईटीसी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से देखिए जरा ध्यान से। पहले 16 सबसेक्शन 2 में कंडीशंस लिखी हैं कि आपको कब आईटीसी मिलेगा। जल्दी से आ जाते हैं 16 सबसेक्शन 2 में, ये रहा। सबसे पहली जो कंडीशन होती है 16 सबसेक्शन 2 की, वो ये होती है कि क्या आपके पास बिल है। इसका मतलब आपने सारी कंडीशंस पूरी कर रखी हैं, लेकिन आपके पास बिल नहीं है, इनवॉइस नहीं है। तो अगर आपके पास जीएसटी इनवॉइस नहीं है तो आप आईटीसी नहीं ले पाएंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल वाली बात थी। नेक्स्ट आता है रिसीव द गुड्स। इसका मतलब यह है कि जो भी आपका पर्सन है, जो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने गुड्स को रिसीव कर लिया है फिजिकली, तभी आपको मिलेगा। और इसी में एक पॉइंट आता है लॉट्स वाला केस। सारे बच्चे ध्यान देंगे, आपको पता है या नहीं पता। तो पहली चीज तो ये होती है कि सर एक बायर है, एक सेलर है, एक बायर है, एक सेलर है। सेलर से गुड्स बायर के पास आ चुके हैं, एक तो इसे बोलते हैं रिसीव हो गया है, ठीक है। दूसरा रिसिप्ट क्या होता है कि बायर के डायरेक्शन पे, ऑन द डायरेक्शन ऑफ बायर, सेलर ने गुड्स किसी थर्ड पार्टी को दे दिए हैं और डायरेक्शन दी थी क्या नाम है, बायर ने। तो क्या तब भी मानेंगे कि गुड्स क्या नाम है, रिसीव हुए हैं। सेलर को बताना जरा, बायर को जरा जल्दी से बताना मुझे, क्या आप तब भी मानोगे कि बायर को ही गुड्स रिसीव हुए हैं? जल्दी से बता दीजिए। अनिकेत कह रहे हैं कि सर ने, हाँ धन्यवाद अनिकेत। क्या हम तब भी मानेंगे गुड्स रिसीव हुए हैं बायर को? जल्दी से बताएं। आज का सेशन ऐसा रहने वाला है जिसमें मैं आपसे चीजें कंफर्म करते हुए चलूंगा बच्चे। आई होप आप बात समझ रहे होगे, है ना। बिल्कुल इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। आस्था चौहान कह रहे हैं यस, आयुष झा भी कह रहे हैं यस, तब भी बोला जाता है, और यूथ भी बोल रहे हैं, यूथ बोलूंगा आपसे मैं आपको। पल्लवी भी कह रही हैं बहुत बढ़िया। चलो विकास, शौविक सब कह रहे हैं, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। एक पॉइंट आता है लॉट्स वाला, सारे बच्चे ध्यान से देंगे लॉट्स वाला पॉइंट क्या है। और काफी सारे बच्चों को पता भी था, मैंने मॉर्निंग में क्या नाम है क्वेश्चन भी दिया था, उस समय काफी सारे बच्चों ने मुझे बताया था। देखना जरा ध्यान से। मैंने कहा मैंने जनवरी में एक परचेज की, टोटल जिसके 6 लॉट्स थे और अमाउंट 60,000 थी। ध्यान से बताना, सारे बच्चे सुनेंगे। अमाउंट कितनी थी? 60,000 रुपए। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो 4 लॉट थे ये जनवरी में ही मिल गए हैं। 4 लॉट्स जो है वो जनवरी में ही मिल रहे हैं। 2 लॉट्स टू बी रिसीव्ड, 2 लॉट्स टू बी रिसीव्ड इन फेब। अब सवाल यह आता है कि अगर मैं जनवरी महीने में बैठ के अपना जीएसटी निकाल रहा हूं तो क्या मुझे जनवरी महीने में 60,000 का मिलेगा, या 4 जो रिसीव हो गए हैं उस 40,000 की अमाउंट पर आईटीसी का बात की जाएगी, या नील अमाउंट का आईटीसी मिलेगा? सारे बच्चे जल्दी से बताएं। जनवरी में सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे कि जनवरी में कितने का मिलेगा। सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। और काफी बच्चों को ये बात पता भी होगी आई होप, लेकिन ये एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स ये एडजस्टमेंट पूछी गई है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे एक बार पूछ लूं, कंफर्म कर लूं। तो राज आर्यन का पहला जवाब आया है नील। शौविक, पुष्कर कह रहे 40,000। बहुत बढ़िया पुष्कर, जब भी तुम मुझे फेस टू फेस दिखोगे तो 40,000 बार तुमसे उठक बैठक लगवाऊंगा, नालायक। नील नील। जिस्सी भी कह रहे हैं, जिसमीत भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। नील अमाउंट होगा क्योंकि गुड्स लॉट में आ रहा है। नील होगा, नील होगा। कनिका जानकारी नहीं, जब तक लास्ट लॉट रिसीव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। यस, चलो कनिका ने भी बोल दिया, विकास ने भी बोल दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यही मुझे उम्मीद से आप थे कि आपको लॉट्स वाला पॉइंट पता होगा, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ 2 पॉइंट देखे हैं। पहला पॉइंट है आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, जीएसटी इनवॉइस। शौविक दास भी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, आपको गुड्स रिसीव हो जाने चाहिए। गुड्स का मतलब फिजिकली गुड्स रिसीव हो जाने चाहिए, आपको मिले या आपके डायरेक्शन में किसी थर्ड पार्टी को मिले, दोनों को ही रिसिप्ट ऑफ गुड्स बोला जाता है। दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। तीसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए आपको गुड्स लॉट में रिसीव हो रहे हैं
तो कंप्लीट अमाउंट का आईटीसी आपको उस मंथ में दिया जाएगा जिस मंथ में आपको लास्ट लॉट रिसीव होगा, यानी कि फेब मंथ पे ही आप 60,000 पे जीएसटी कंप्यूट करके उसका आईटीसी ले सकते हैं। आई होप यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। मैं चला आगे। थर्ड पॉइंट आता है जीएसटी एक्चुअली पे हो जाना चाहिए। इसके पीछे भी एक कहानी है। जीएसटी एक्चुअली पे हो जाना चाहिए का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। यहां पर ये एक बिजनेसमैन है, इसने गुड्स यहां से मिले और पेमेंट दिया है, कंसिडरेशन दे दी है, और सप्लायर ने जीएसटी पोर्टल पे जमा करना है। मतलब जो आपका बायर है उसने पैसे दे दिए हैं सेलर को और सेलर ने पैसे जमा करा दिए हैं गवर्नमेंट को। तो जब गवर्नमेंट के खाते में जीएसटी एक्चुअली पे हो जाएगा तब जो है जो बायर है वो उसका आईटीसी ले पाएगा। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि जब बायर ने, बताना जरा आपको ये बात पता थी या नहीं पता थी, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जब बायर ने पैसे नहीं दिए और सेलर ने जमा करा दिए। सुनना जरा ध्यान से, बायर ने पैसे नहीं दिए लेकिन क्योंकि जीएसटी का समय निकला जा रहा था, टाइम ऑफ सप्लाई आ गया था, तो जीएसटी ने गवर्नमेंट के खाते में पैसे जमा करा दिए, तो क्या तब भी बायर को आईटीसी मिल जाएगा? बताओ जरा, क्या ये पॉइंट पता है? बायर ने दिए नहीं है पैसे लेकिन सेलर ने जमा करा दिए क्योंकि उसकी आउटवर्ड जीएसटी लायबिलिटी है। बताना जरा जल्दी से। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि बायर ने पैसे दे दिए लेकिन सेलर ने गवर्नमेंट के पास जमा नहीं कराए, तो क्या तब बायर, जो आपका बायर है वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा क्या? बताओ जरा फटाफट से। तो पहले वाले पॉइंट में बाकी सारे बच्चे बोल रहे हैं नो नो नो। अनिकेत कह रहा है फिर से एक्सप्लेन करो, अभी करता हूं। काजू भी बोल रहे हैं नो, और सारे बच्चे बोल रहे नो। दूसरा वाला केस का बताना जरा मुझे, और आंसर लिखते समय बताना सेकंड केस। सेकंड केस में क्या हुआ, बायर ने तो पैसे दे दिए। तो पहला केस है ना, सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनेंगे। तो अगर इन केस बायर ने, मैं फिर से बता दूं कई बच्चे कंफ्यूज हो जाए, पेमेंट हमने दे दी है सप्लायर को, सप्लायर ने गवर्नमेंट को नहीं दिए, तो जब तक गवर्नमेंट को नहीं मिलेंगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि आपने पैसे नहीं दिए, नहीं आपने पैसे दे दिए। पहला वाला केस क्या है, सप्लायर ने गवर्नमेंट को पैसे नहीं दिए, आपने सप्लायर को दे दी, जो इसके हिसाब से पहला वाला केस है, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने पैसे नहीं दिए लेकिन सप्लायर ने गवर्नमेंट को जमा करा दिए क्योंकि उसकी आउटवर्ड सप्लाई थी, तो क्या तब आईटीसी मिल जाएगा? आंसर इज यस। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो घुमा फिरा के बात यह है कि गवर्नमेंट के खाते में पैसे जमा हो जाने चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आ सकती है सर? प्रॉब्लम ये हो सकती है, सेलर बोलेगा सर उसने पेमेंट नहीं की थी। सुनो जरा ध्यान से। हाँ पल्लवी समझ लिया मैंने, आस्था चौहान ने भी जवाब दिया। सेकंड केस क्या था? सेकंड केस में यह है कि अगर मान लीजिए मैंने पेमेंट नहीं दी, मैं बायर हूं, मैंने पेमेंट नहीं दी लेकिन सेलर ने जमा करा दिए। सुनो जरा ध्यान से, लेकिन सेलर ने जमा करा दिए पैसे, तो क्या मुझे मिल जाएगा? आंसर इज यस। मैंने कहा मेरे अंदर अगर लालच आ गया फिर तो, क्योंकि बायर को मिलता है आईटीसी, मेरे अंदर अगर लालच आ गया, मैंने कहा अब क्या करूंगा, उसे पैसे देके मुझे आईटीसी तो मिल ही गया है, तो क्या होगा, तो भाई उसके इसके अंदर आपको जितना भी आईटीसी मिला है उसका रिवर्सल कर लेंगे हम, अगर आपने 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं दी है तो। मेरी बात समझ में आती है? तो अगर बायर ओवर स्मार्ट बनेगा तो भाई बायर को बोलेंगे ओवर स्मार्ट मत बनो। अगर आपने क्या नाम है पेमेंट नहीं की सेलर को विद इन 180 डेज इनवॉइस की डेट से, तो भाई आपका जो आईटीसी है वो रिवर्स करा देंगे हम। ये सिंपल सा पॉइंट था जो मुझे आपको बताना जरूरी था। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको रिटर्न भर देनी चाहिए। और रिटर्न कब तक की, कब से भर देनी चाहिए? तो सर आपको पता है कि सितंबर मंथ की रिटर्न अक्टूबर में जाती है, तो 20 अक्टूबर तक आपने रिटर्न फाइल कर दी थी। तो ये 4 कंडीशंस हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, गुड्स रिसीव हो जाने चाहिए, पेमेंट ऑफ जीएसटी हो जानी चाहिए गवर्नमेंट के पोर्टल पर, और रिटर्न आपके टाइम से फाइल हो जानी चाहिए, और कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो बेसिक कंडीशन थी। अब आते हैं जहां से मेन क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, और पॉइंट का नाम है ब्लॉक्ड क्रेडिट, कि कब एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा हो, कब एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा हो तब आप आईटीसी उस वाली अमाउंट का नहीं लेंगे। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, देखिए जरा ध्यान से। तो पहला पॉइंट है सर मोटर व्हीकल का। पहला पॉइंट किस चीज का है? मोटर व्हीकल का। तो मोटर व्हीकल में अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो गुड्स तो क्या होगा, और अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पर्सन्स तो क्या होगा? तो अगर आप गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अलाउड होगी। खत्म हो गया ये। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए अगर आप कोई व्हीकल ले रहे हो तो ऐसा लिख लीजिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं,
इसमें ऐसा लिख लीजिएगा, ऑलवेज अलाउड। जब आप ट्रांसपोर्टेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ सिटिंग कैपेसिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ सिटिंग कैपेसिटी, आपको क्या नाम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाली बात जो है आपको अलाउड होगी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में कुछ भी दिखा लगे, सिटिंग कैपेसिटी होती नहीं है गुड ट्रांसपोर्टेशन की, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई सारे बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। देखिए, अगर सिटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर, मतलब ड्राइवर भी बैठ जाएगा, उसके बाद की बातें हम कर रहे हैं, अगर ड्राइवर भी बैठ जाएगा, ठीक है, और कुछ मत देखो, अगर 13 से ज्यादा है, सुनो जरा ध्यान से, अगर ड्राइवर भी बैठ जाएगा और सिटिंग कैपेसिटी जो है 13 से ज्यादा है, तो क्या होगा, तो सर अलाउड होगी, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, कितने भी लोग लेके आए, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सिटिंग कैपेसिटी ड्राइवर को मिला के एग्जैक्ट 13 या उससे कम है, तो इन जनरल वो डिसअलाउड होगी। लेकिन ऐसे कुछ केसेस हैं, अब मैं ध्यान से ध्यान देना, मैं जो अब बात बोल रहा हूं वो आगे हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगी। अगर स्पेशल केसेस हैं जिनकी मैं अब बात कर रहा हूं, स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, तो वो अलाउ कर दिया जाएगा। यानी कि वैसे तो अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर को लेकर आपकी क्या नाम है 13 या 13 से कम है, तो आपको डिसअलाउड होता है। लेकिन अगर ये वाले केस हो, ये वाले केस का मतलब क्या है, मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया रोहन मोटर्स का। रोहन मोटर्स क्या करता है, रोहन मोटर्स ने गाड़ी खरीदी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स वाली गाड़ी खरीदी, सिटिंग कैपेसिटी मान लीजिए 5 की थी। अब रोहन मोटर्स ने चलाने के लिए नहीं खरीदा, रोहन मोटर्स तो एक एजेंट है, एजेंट ने गाड़ी खरीदी फर्दर सप्लाई के लिए। फर्दर सप्लाई का मतलब मारुति कंपनी से गाड़ी खरीदेगा और आगे मारुति आगे कस्टमर्स को सेल कर देगा। तो क्या इसको अगर सिटिंग कैपेसिटी 13 या 13 से कम रहती है, तो क्या इसको अलाउ कर देंगे? आंसर इज यस। इन जनरल तो डिसअलाउड होती है, लेकिन अगर ये वाला केस होगा, इसे बोलते हैं एज इट इज गुड्स लेकर आओ और एज इट इज आगे ट्रांसफर कर दो। तो अगर आप गुड्स को फॉर फर्दर सप्लाई लेके आते हैं, तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा, इवन इफ अगर आपकी जो अमाउंट, इवन इफ आपकी जो वैल्यू है, जो पैसेंजर्स की वैल्यू है, जो पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी है, वो 13 या 13 से कम हो। बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं, जल्दी से बताइए। क्या ये पहला केस बिल्कुल क्लियर है? क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूं आज, क्वेश्चंस भी कराऊंगा लाइन से पढ़ के सारे। जल्दी बताइए, क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी बताइए। सबने बोला क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। चलिए, पल्लवी, किरण, शोभिक, सबको क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट पे आता हूं मैं। आप फिर से मेकिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट किसमें चल रहे हैं? अभिषेक को भी समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट किसमें चल रहे हैं सर? आप टैक्सेबल सप्लाई करा रहे हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की। मतलब आप एक ऐसे लोग हो जो गाड़ी खरीद के खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, उस गाड़ी का इस्तेमाल करके आप जो रजिस्टर्ड सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज देते हो, वो आप उसमें इस्तेमाल कर रहे हो। आप एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, आप एक नॉर्मल बिजनेस टाटा की तरह नहीं हो कि आपने मान लीजिए या कोई भी बिजनेस है उसने गाड़ी खरीदी और अपने डायरेक्टर को दे दी। ना, आप तो ओला उबर हो, जो गाड़ी को लेते हो, खरीदते हो और उसे आगे अप्लाई करा देते हो। क्या इसके इनपुट में आना चाहिए? आंसर इज यस। तो अगर आप दो ही चीजें, या तो एज इट इज कार को लाओगे और कार को बेच दोगे, या फिर कार को लाओगे, उसका इस्तेमाल करोगे, तब आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। और किस चीज में आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो? पैसेंजर्स का। नेक्स्ट, आपने कुछ ऐसे ड्राइविंग स्कूल देखे होंगे जिनके ऊपर लिखा होता है कि ड्राइविंग करना सीखे, इस तरीके से वो सिखाते रहते हैं। क्या वो भी पर्सनल कंजम्पशन के लिए लाते हैं या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए लाते हैं? तो वो भी अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग ऑफ सच मोटर व्हीकल, ड्राइविंग नहीं होगा तो नेविगेटिंग होगा, अगर शिप की बातें की जा रही होगी तो, या प्लेन की बातें की जा रही होंगी तो ड्राइवल स्कूल अगर आपको प्रोवाइड करते हैं, अगर कार खरीदते हैं, तो वो अलाउड होगा। आप सभी को ये केसेस समझ में आए होंगे, बताना जरा फटाफट से, जल्दी से। क्या ये तीनों केसेस समझ में आए? और अदर पर्पस के लिए, मतलब ये तीन पर्पस अगर नहीं हुए और सिटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 या 13 से कम हुए, तो भाई हम ब्लॉक्ड कर देंगे मोटर कार के केस में। पूरा प्रोविजन समझ में आया हो तो बताना। बोला मोटर कार के बारे में बोलना, मोटर कार क्लियर और नॉट? अब तो बाकी मक्खन है, आगे सारे आगे लिखूंगा स्पेसिफाइड केसेस, मतलब हो गया, उसी की बात की जा रही है।
मोटर कार क्लियर, यस, चलो बहुत बढ़िया, मोटर कार डन, क्लियर, बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे, सभी बच्चे, चलो बहुत 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 बढ़िया, सब बच्चे बोल रहे हैं कि मोटर कार क्लियर हो चुका है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए नेक्स्ट है वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स के बारे में। तो वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स आपके सामने मैंने एग्जांपल बता दिया है। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो बिल्कुल अलाउड है, और अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन कर रहे हैं तो देखो, अब मैंने बिल्कुल सिंपल शॉर्टकट में रख दिया है कि अगर स्पेसिफाइड पर्पज हुआ तो सेम आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या इम्पार्टिंग ट्रेनिंग होगा तो अलाउ कर देंगे। और अगर इंपार्टिंग ट्रेनिंग इस बार चलाने की नहीं होगी, अगर शिप है तो फ्लाइंग होगा, सॉरी अगर प्लेन है, एयरप्लेन है तो फ्लाइंग होगा, और अगर मान लीजिए आपका शिप है तो नेविगेटिंग होगा। तो अगर ये 3 स्पेसिफाइड पर्पस होंगे तो अलाउड होगा, अदरवाइज डिसअलाउड होगा। और इसमें सिटिंग कैपेसिटी नहीं है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। तो अगर वेसल्स और एयरक्राफ्ट की बातें की जा रही है और आपका जो वेसल और एयरक्राफ्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करता है, अलाउड होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स करता है तो सर 3 केसेस हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स कर, ध्यान रखना सिटिंग कैपेसिटी इज नॉट रेलेवेंट। मैं सेशन के एंड में जो क्वेश्चन कराऊंगा सबसे पूछूंगा, सिटिंग कैपेसिटी इज नॉट रेलेवेंट इन केस ऑफ वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। अगर आपको ये बात पहले से पता थी तो बताना, अदरवाइज बच्चे गड़बड़ करते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद अदर पर्पस है तो ब्लॉक्ड है, और ऊपर से दूसरा पॉइंट भी खत्म हो गया। जल्दी से बताइए, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स खत्म, और मैं आगे चलूं क्या? जल्दी जल्दी बताइए, और आई होप बिल्कुल समझ में आया होगा। पहला वाला पॉइंट ही आपको समझना है, आगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, मक्खन जैसे प्रोविजन है एकदम। चलिए, कोमल ठाकुर ने भी बोल दिया क्लियर है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं, सर हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, सबने बोला क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम इंश्योरेंस ले रहे हैं या उनकी सर्विस करवा रहे हैं या उनकी रिपेयर करवा रहे हैं या उनकी मेंटेनेंस करवा रही है। तो मैंने कहा भाई देखो जरा ध्यान से, अगर ऊपर उस असेट का, उस ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल का, उस मोटर कार का या उस एरोप्लेन का या फिर उस शिप का अगर ओरिजिनली अलाउड हुआ होगा आईटीसी, तो मतलब उन्हीं वाले केसेस में अगर फॉल कर रहा होगा। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मोटर कार है, 2 की कैपेसिटी है, सिर्फ 2 की कैपेसिटी और तीनों स्पेसिफाइड पर्पस में फॉल नहीं करता तो ब्लॉक्ड है। तो उस वाली मोटर कार का क्या करेंगे? तो सर उस वाली मोटर कार का इंश्योरेंस सर्विसिंग वगैरह भी ब्लॉक कर देंगे। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए मोटर कार है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए मैंने कोई ट्रक खरीदा, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे ट्रक पे क्या आईटीसी अलाउ होता है? आंसर इज यस। तो अगर आप ऐसे ट्रक का जिस पर आईटीसी अलाउ होता है, उसकी सर्विस, उसका इंश्योरेंस सब कुछ करा रहे हैं तो अलाउड होगा। जल्दी से बताइए समझ में आया या नहीं आया? खत्म हो गया वाला पॉइंट, खत्म हो गया है ये वाला पॉइंट। बच्चे आप लोग कॉल बहुत करते हो, कॉल नहीं करनी चाहिए। चलो 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 फटाफट से, क्लियर हो गया, ठीक है। क्या मैं एक क्वेश्चन पूछूं? क्या मैं एक क्वेश्चन पूछूं इंश्योरेंस को लेके, बताओगे क्या आप? क्या मैं एक क्वेश्चन पूछूं, एग्जांपल दूं क्या, आप बता दोगे? क्वेश्चन पूछूं क्या? जल्दी जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। क्या मैं क्वेश्चन दूं, एक मतलब पूछूं आपसे, एक स्टेटमेंट बताओगे क्या, अलाउड और डिसअलाउड? अभी बता दूं करने का, एक क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। क्या मैं एक क्वेश्चन पूछूं? चलो अभिषेक कह रहा पूछिए, बहुत बढ़िया। अनिकेत कह रहे हैं डाउट है, अभी बताता हूं बच्चे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन बात, और काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं पूछिए, ठीक है। पल्लवी कह रहे पूछिए, चलो ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरे पास एक शिप है जिसकी सिटिंग कैपेसिटी, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 10 पर्सन की है, 13 से कम है, और वो स्पेसिफाइड पर्पज में फॉलो नहीं करता। अनिकेत बस बता रहा हूं, और वो स्पेसिफाइड पर्पज में फॉलो नहीं करता और मैंने उसका इंश्योरेंस कराया है। बताओ कौन सा बच्चा बताएगा? क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। एक शिप है, सिटिंग कैपेसिटी 10 की है, और वो 3 स्पेसिफाइड पर्पज में फॉलो नहीं करता है, और मैंने उसका इंश्योरेंस कराया है। तो क्या उस इंश्योरेंस की अमाउंट में मुझे आईटीसी मिलेगा या नहीं? बताए मिलेगा, जल्दी से बताइए। अब मैं देखना चाहता हूं कि बच्चों को सच में समझ में आया या थोड़ा सा घूम गए। अभिषेक कह रहे हैं नहीं मिलेगा, क्या बात है अभिषेक? अभिषेक कह रहे हैं नहीं मिलेगा, और काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं नहीं मिलेगा, आईटीसी नॉट अवेलेबल, आईटीसी नॉट अवेलेबल।
पुष्कर भी कह रहे ब्लॉक्ड ब्लॉक्ड ब्लॉक्ड, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। यही तो मजेदार वाली बात है बच्चों। अब मैं आपको क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं, देखो जरा ध्यान से सुनो। मैंने कहा था एक शिप जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 10 से नीचे है, तो क्या शिप की सिटिंग कैपेसिटी देखते हैं क्या? आंसर इज नो। ठीक है, लेकिन क्या पर्पस अदर वाला था? आंसर इज यस, पर्पस अदर वाला था, इसलिए ब्लॉक्ड होगा। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। मैंने कहा मेरा शिप जिसकी सिटिंग कैपेसिटी, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने बढ़िया आंसर दिया, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 10 है, लेकिन मैंने उसमें गुड्स भर दिए। बताओ जरा, मैंने गुड्स वाला एक शिप खरीदा जिसकी सिटिंग कैपेसिटी अगर बिठाऊं लोगों को तो 10 होगी, हालांकि ये इलॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं बिठाऊं लोगों को तो 10 की है। गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, बताइए जरा मुझे फटाफट से, उसके ऊपर अगर मैं इंश्योरेंस करा रहा हूं तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये बताना। आप गुड्स वाले पार्ट की बात बता रहे हैं। अभिषेक कह रहे मिलेगा, यस मिलेगा, यस मिलेगा। आस्था भी बोल रहे हैं, किरण भी बोल रहे हैं, जंगित भी बोल रहे हैं, अनिकेत भी बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया अनिकेत, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आकांक्षा भी बोल रहे हैं मिलेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शोभिक, अभिषेक, रोहित शर्मा आज तुम जल्दी आउट हो गए, और ज्यादा रन बनाने चाहिए थे तुम्हें। देख लो रोहित शर्मा सीधा टेस्ट मैच चलते ही जैसे उनका डे खत्म हुआ, एकदम रोहित शर्मा हमारे पास आ गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। पुष्कर मिलेगा, आरटीसी मिलेगा, चलो बहुत बढ़िया पुष्कर। इरिस्पेक्टिव ऑफ सिटिंग कैपेसिटी यस, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का केस है, गुड्स वाला में मिलेगा कोई सिटिंग कैपेसिटी इरिस्पेक्टिव इन दिस केस यस। आई होप सबको समझ में आ गया है। अब मैं चल रहा हूं आगे, फटाफट से आगे चल रहा हूं मैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आपके। नेक्स्ट आते हैं। अगर मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जो कार बनाता है, मतलब मारुति कंपनी कार बनाते समय 1 साल का इंश्योरेंस फ्री देती है बेचने के लिए। क्लास के लिए लेट हो जाता ना सर। हाँ रोहित शर्मा भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, इसलिए जल्दी आउट हो गए तुम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लास में लेट रख लूंगा लेकिन कल रन बना लेना। चलो, रिसीव्ड बाय टैक्सेबल गुड्स परचेज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सच मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट। इसका मतलब ये है मैं मारुति कंपनी हूं, मैं कार बनाता हूं, मैंने अपनी कार का इंश्योरेंस करवाया है और उस इंश्योरेंस को मैं लोगों को, अनिकेत कह रहा है कार वाला, अनिकेत अभी बताता हूं, मैंने उस केस में इंश्योरेंस करवाया है, जरा ध्यान से सुनना। अब क्योंकि मैं मारुति हूं और मैं अपने कस्टमर्स को, जब भी आप कार खरीदने जाते हैं 1 साल का इंश्योरेंस आपको मिलता है, कार वाली कंपनी आपके प्राइस में इंक्लूड करके देती है। तो अगर मेरा इंश्योरेंस का तो बिजनेस नहीं है, लेकिन क्या मैं मैन्युफैक्चर कार कर रहा हूं जिसके अंदर कंपलसरी है इंश्योरेंस वाला पॉइंट? आंसर इज यस, कंपलसरी है इंश्योरेंस वाला पॉइंट। इसका मतलब अगर टाटा मोटर्स या मारुति किसी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाती है अपनी कार्स का जो वो बेचेंगी, तो क्या उनको मिलेगा? आंसर इज यस। शोभिक कह रहे सेकंड इनिंग्स में सेंचुरी चाहिए। हाँ भाई शोभिक, चाहे तुम उसके लिए 9 बजे रखवा लेना बेसिक सेशन, ठीक है। तो टाटा मोटर्स वाला जो केस है, तो भाई टाटा मोटर्स वाले केस में मारुति को अगर वो अपनी कार्स का इंश्योरेंस कराते हैं कस्टमर्स को कार को बेचने से पहले, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो चीज मिल जाएगी। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट, इफ द सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मोटर व्हीकल और एयरक्राफ्ट इंश्योर्ड बाय हिम। इसका मतलब ये है अगर एक एको कंपनी है वो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले रहा है और तब आगे इंश्योरेंस बेच रहा है, तो इसका मतलब सेम इनवर्ड सेम आउटवर्ड। ये रूल बना लेना, जब जब सेम इनवर्ड और सेम आउटवर्ड होता है तो उसे बोलते हैं फर्दर सप्लाई, उसे बोलते हैं फर्दर सप्लाई। इसका मतलब एको एक कंपनी है जो कार तो नहीं बनाती, वो इंश्योरेंस करती है, लेकिन एको कंपनी इंश्योरेंस करती है। कभी कभी एको कंपनी के पास इतना ज्यादा क्लाइंट बेस आ जाता है तो वो किसी छोटे छोटे इंश्योरेंस वालों से इंश्योरेंस की सर्विस लेती है और आगे जाके प्रोवाइड कर देती है। क्योंकि ये फर्दर सप्लाई का केस आ गया है, इसका मतलब यहां पर भी अलाउ हो जाएगा। इंश्योरेंस वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताएंगे। अगर स्पेसिफाइड पर्पस वाला है तो अलाउड हो जाएगा। इंश्योरेंस वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। क्या इंश्योरेंस वाला पॉइंट आपको समझ आया? अभिषेक कह रहे हैं यस, बहुत बढ़िया। चलिए मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। इंश्योरेंस क्लियर, ठीक है शोभित, चलिए बहुत बढ़िया, समझ आया समझ आया समझ आया। चलिए बहुत 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 बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, हम लीजिंग कर रहे हैं, रेंटिंग कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट को, तो आईटीसी अलाउड जनरली नहीं होता है, ठीक है। अनिकेत भी कह रहे हैं अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया अनिकेत। चलिए
दो अनिकेत हो गए मेरे पास, एक अनिकेत नायक है, एक अनिकेत रॉथ है। चलो थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी अभी। कह रहे अगर मैं लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग कर रहा हूं मोटर व्हीकल की या क्या नाम है वेसल की या एयरक्राफ्ट की, तो इन जनरल अगर आपके सामने लिखा हो तो आप लिखेंगे आईटीसी नॉट अलाउड। लेकिन अगर आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो ऑफ सेम कैटेगरी ऑफ एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल गुड, चाहे कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई कर रहे हो, मैंने कहा कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई, जैसे मान लीजिए मैं एक होटल में रहा और उस होटल ने मुझे सर्विस दी कि ये वाला जो होटल है, कार वाला डाउट, कार वाला निकेत बस अभी बताता हूँ, लास्ट वाले मतलब जैसे सारे प्रोविजन खत्म हो जाएंगे कार वाला बता दूंगा। लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग वाले केस में क्या होगा, तो वैसे तो अलाउड नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आप एक होटल चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर आप एक होटल चला रहे हैं और होटल के अंदर वो जो सर्विस है कार वाली, वो होटल वाले कहते हैं कि हमारा जो होटल है आपको वो गाड़ी अब मैं आपको घुमाएगा, वापस भी लाएगा, ये मेरी सर्विस है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो करेगा नहीं, उसके पैसे लेगा वो आपसे। तो अगर एक होटल अपनी सेम कैटेगरी की आउटवर्ड सप्लाई में एज अ कंपोजिट या मिक्स सप्लाई दे रहा है तो वो अलाउड होगा। दूसरी चीज, अगर वो रेंटिंग की सुविधा कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए कर रहा है, और कौन से वाले केस में, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, मतलब गवर्नमेंट ने बोला था 12 बजे के बाद अगर कोई भी फीमेल स्टाफ आपके यहां से जा रहा है तो आपको उसे कंपलसरी घर पे आपकी ऑफिस की कैब लगानी पड़ेगी। एम्प्लॉयर ने कहा भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है तो मैं तो नहीं लगा पाऊंगा, तो उसने कहा कोई बात नहीं, रेंट पे लेके लगाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो उस केस में अगर वो रेंट दे रहा है, उस पर जीएसटी कंपोनेंट दे रहा है, तो अगर किसी एम्प्लॉयर की स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है इस चीज को लेके तो वो अलाउड हो जाएगा, और अदर कोई पर्पज होगा तो ब्लॉक्ड होगा। इसका मतलब अगर कोई रजिस्टर्ड सप्लायर अपनी सप्लाई में एज अ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई रेंटिंग हायरिंग का दे रहा है तो अलाउड हो जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करा और वो भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, लिखा होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया हुआ है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन लगाई हुई है, अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है तो आपको अलाउड नहीं होगा और इन जनरल भी ब्लॉक्ड हो जाएगा। मैं चला अब आगे, यहां तक समझ में आया तो बताओ जरा फटाफट से, क्या रेंटिंग वाला पॉइंट समझ में आया? छोटा सा पॉइंट है वैसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर वाले थे, और अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो सारे समझ आ जाएंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे एकदम से। जल्दी जल्दी बताओ। और मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया है, रेंटिंग डन। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पल्लवी, शौविक वगैरह सभी को समझ में आ गया है, और जो बच्चे कंटिन्यूसली रेगुलरली रिप्लाई करते हैं, मुझे रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे बहुत। अदर में मतलब क्या ब्लॉक्ड होगा? एनी एग्जांपल? अदर का मतलब क्या है? अदर्स का मतलब इसके अलावा कोई भी केस है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ले लो, एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के लिए रेंट पे रखी गाड़ी, ठीक है, और रेंट पे रखी गाड़ी वो छोड़ के आती है उसको, लेकिन कंपल्सरी ऑब्लिगेशन नहीं था, अपने डायरेक्टर के लिए किया हुआ है उसने, ऐसा केस अपने डायरेक्टर के साथ किया हुआ है उसने, मतलब डायरेक्टर की गाड़ी लगाई हुई है, कोई कंपलसरी ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन फिर भी रेंट पे लेके उसको ऑडी में बिठा के घुमा रहा है, कह रहा है तुम जाओ हम पैसे देंगे, तो भाई अपनी जेब से दो। जब तक गवर्नमेंट कंपलसरी नहीं करती है तब तक आपको अलाउड नहीं होगा। आई होप अदर एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं सर। अब आते हैं खाने पीने की बात। एक तो शाम का समय है सर, खाने पीने की बात मत करो। फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग और हेल्थ केयर सर्विसेज, तीनों का प्रोविजन एक ही है। हालांकि ब्लॉक रेट बहुत बड़ा है, लेकिन नोट्स को मैंने इस तरीके से कंसाइज किया हुआ है कि आपको बड़ी आसानी से रिवीजन हो जाएगा। बेस्ट बात यह होती है नोट्स की, अगर आप अच्छे बना रहे हैं नोट्स तो वो लेंदी की जगह ऐसे नोट्स होने चाहिए जिसे आप एग्जाम्स में 1.5 डेज में रिवाइज करा, मतलब क्या नाम है उसको, रिवाइज कर सकें। अभिषेक शुक्ला पूछ रहा है क्लास कितने बजे तक? मेरे ख्याल से अगले आधे घंटे के अंदर मैं आपको क्वेश्चन रिवीजन सब करा दूंगा, मैक्सिमम बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्या मैं आगे चलूं? चलिए अब मैं आता हूं खाने पीने की बातें पे। तो अगर आप चाहे फूड बेवरेजेस की बातें कर लीजिए, चाहे आउटडोर केटरिंग की बातें कर लीजिए, चाहे आप हेल्थ एंड केयर सर्विसेज की बातें कर लीजिए, अगर आप आउटवर्ड सर्विसेज सेम प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम कैटेगरी की, कंपोजिट या मिक्स की, तो आपको अप्लाई होगा। सर दोबारा से बताइए। मैंने कहा मैं एक केटरर हूं, ध्यान से सुनना। नोट्स लिंक आपको मिल जाएगा ग्रुप के अंदर, और ग्रुप का लिंक मैंने आपको क्या नाम है भेज दिया है, और नोट्स तो मैंने सुबह ही भेज दिए थे। चलो देखिए, मैं एक केटरर हूं, मैं केटरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। शादियों का इतना लोड आ गया मेरे ऊपर कि मेरे पास केटरिंग वाले जितनी भी चीजें थी वो सब कम पड़ रही हैं, तो मैंने किसी और केटरर वाले को, छज्जू राम केटरर को मैंने बुलाया। मैंने कहा भाई मैं, मेरे केटरर वाले केडीसी केटरर्स
ने छज्जूराम केटरर से थोड़ी मदद ली और उसके बाद सेम आउटवर्ड सर्विसेज आगे केटरिंग की प्रोवाइड कर दी। तो इसे बोलते हैं सेम कैटेगरी की आउटवर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो क्या इस केस में अलाउ हो जाएगा? आंसर इज यस। मैंने कहा मेरा होटल है, मेरे होटल में मैंने किसी केटरर वाले से सर्विस ली, मैंने कहा मेरे होटल में किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है, केटरर वाले से बोला, मैंने कहा कस्टमर से तो मैंने चार्ज कर लिया है पैसा, बस अब तुम मेरे यहां आकर कर दो और तुम्हारे कितने पैसे हैं तुम बस मुझे बता देना। तो मैंने अरेंज कर दिया। तो मेरी कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के अंदर ये आता है। तो दोनों ही केस में, जब मैं एक होटल चला रहा था तब भी, और जब मैं आपको सेम कैटेगरी की, मतलब मैं खुद केटरर हूं और मैंने किसी से केटरिंग सर्विसेज लेके आपको प्रोवाइड कर दी, इस दोनों ही केसेस में, तीनों ही केसेस में आपको होगा आईटीसी अलाउड और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलता हूं मैं आपको। सर एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को केटरिंग, आउटडोर फूड वगैरह दे रहा है, हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहा है, मैंने कहा एक बात बताओ एम्प्लॉयर, तुम्हें बस पैसे दो, एम्प्लॉय को ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ। और अगर हमने कंपलसरी करा रखा है कि आपके यहां पर मैस होनी चाहिए, आपके यहां पर फूड एंड बेवरेजेस की कंपलसरी सुविधा होनी चाहिए, चाय मिलनी चाहिए, कॉफी मिलनी चाहिए, अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट ने स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन लगा रखी है अगर आपको कि क्या नाम है आप ये सारी सर्विसेज दीजिए एम्प्लॉय को, तो ही अलाउड होगा, अदरवाइज बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। और इसके अलावा जितने भी केसेस आते हैं वो सब ब्लॉक्ड हो जाएंगे और उसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होंगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स हैं ये, और अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मेंबरशिप ले रहे हो आप किसी हेल्थ फिटनेस क्लब की, या आप ट्रेवलिंग बेनिफिट ले रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को, तो कितनी सिंपल बात है, अगर स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंदर है तो अलाउ कर देंगे, अगर स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंदर नहीं है तो ब्लॉक्ड कर देंगे। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा जब से कोरोना आ गया है उसके बाद से हर ऑफिस में जिम होनी चाहिए, सभी आप अपने एम्प्लॉयज को जिम की मेंबरशिप देंगे, इन सभी में ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा हुआ है, इस खर्चे के समय उसमें जीएसटी भी लगा था, अब ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं माइनस करना चाहती है, तो अगर गवर्नमेंट ने बोला था ऐसा करने के लिए तो आप ऐसा करेंगे और उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। और अगर गवर्नमेंट ने नहीं बोला था, आपने खुद इनिशिएटिव लिया था, तो भाई सॉरी, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को ऐसी कुछ अदर मेंबरशिप क्लब हेल्थ फिटनेस की चीजें कर रहा है तो वो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो आपका पर्सनल मैटर है, आप करना चाहते हो कर लीजिए, हम आपको आईटीसी नहीं देंगे क्योंकि आपके आउटवर्ड के नेचर में नहीं है वो, और अदरवाइज ब्लॉक्ड हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सिंपल। नेक्स्ट आते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की। तो अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेते हैं, आयुष झा पूछ रहे हैं एक डाउट है, बोलो आयुष, बस डाउट पूछो बस तुम, और मैं आज बहुत स्पीड से पढ़ाऊंगा आपको ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी कवर करा पाऊं। डाउट पूछो आयुष जल्दी से, और बाकी सब तब तक बता सकते हैं कि यहां तक समझ में आ गया हो, क्या मैं आगे चलूं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या मैं बताना शुरू करूं? आयुष साथ में लिख भी दिया करो डाउट, है ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पे मैसेज लिख देते हैं और बहुत सारे मैसेज आते हैं, आपको पता ही होगा। तो कई बार बच्चे लिखते हैं हेलो हाय, उसके बाद मैं रिप्लाई करता हूं तब आंसर आता है। तो भाई अपनी पूरी बात एक ही बार में लिख लिया करो ताकि आपकी एक बार चैट खुले और आपको सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। एम्प्लॉयर यदि अपने एम्प्लॉय को नाश्ते के लिए कुछ खाना ऑर्डर करता है होटल से, तो क्या एम्प्लॉयर आईटीसी क्लेम कर सकता है क्या? भाई आपके एम्प्लॉय हैं, रिश्तेदार नहीं है, ठीक है आयुष। तो अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसा खाना खिला रहा है तो गवर्नमेंट कह रही है मना नहीं कर रहे, लेकिन उस खाने पे जो जीएसटी लगा है, कल को तुम्हारे ऊपर जो हम जीएसटी लगा रहे हैं तुम कहो नहीं नहीं इसमें से माइनस कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। और ऐसा अगर अलाउ कर देना तो एम्प्लॉयर तुम्हें अपने एम्प्लॉय को कंपलसरी अपने ऑफिस में ही खिलाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना इससे, ठीक है आयुष। अगर जब तक उन्होंने बोला नहीं कि सुबह सुबह बीवी डांटती है, एम्प्लॉय सारे परेशान हैं, खाना बना के नहीं देती है, खाना खाने में लेट कर देती है, रात को भी पीटती है, बेलनों से पीटती है, मान लीजिए ऐसी वाली बात थी, गवर्नमेंट के पास बात पहुंची, उन्होंने कहा सुबह का खाना सारे एम्प्लॉय को अगर तुम यही प्रोवाइड कर दो तो बेचारे लेट क्यों हो, तो क्या नाम है आपको क्या नाम है लड़ाई वाला झगड़ा वाला केस ही खत्म, लेट होगा ही नहीं एम्प्लॉय। तो उन्होंने कहा ठीक है गवर्नमेंट ने बोल दिया ना कंपलसरी ऑब्लिगेशन है, अब हम नाश्ता देंगे, डेली देंगे नाश्ता, चाय भी देंगे, वो वाला अलाउड हो जाएगा। आयुष और बाकी सब बताएंगे क्या समझ में आया या नहीं आया, और फिर मैं आगे चलता हूं। अब शायद अब तो 110% समझ में आया होगा। स्टेट्यूटरी देन यस, अगर नॉर्मल है तो नो। अभिषेक कुमार ने इसको बिल्कुल कंसाइज कर दिया है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कह रहे स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो अलाउ कर देंगे, अगर स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन है नहीं है तो अलाउ नहीं करेंगे। और क्या मैं अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में बताना शुरू कर दूं जल्दी से? चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शोभिक भी कह रहे हैं यस। व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो सीधा सीधा देखना जब जब इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो ब्लॉक्ड हो जाएगा। शोभिक, अनिकेत, जस्सी, रोहित, आकांक्षा, आयुष सभी को समझ में आ चुका है और मैं चल रहा हूं अब आगे। उसने कहा अगर अदर देन प्लांट एंड मशीनरी है, इसका मतलब यह है कि इन जनरल तो आज तक कह रहे सर कॉस्टिंग की फुल थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर कर दीजिएगा।
उसे पूरा कवर करना, समझाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कुछ सेशंस में, लेकिन आप बोलोगे तो मैं आपके लिए एक पीडीएफ बना दूंगा ताकि आप उससे पढ़ सकें। इतनी हेल्प मैं कर सकता हूँ। किरण कह रही ये सर क्लियर, ओके ठीक है। अगर आप बोलोगे कि सर कॉस्टिंग की थ्योरी की एक पीडीएफ बना दो, और मतलब ऐसा सोचना कि मैं कोशिश करूंगा उसी में से आ जाए, है ना, तो मैं कोशिश करूंगा उसे बनाने के लिए। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लांट। अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, तो अलाउड हो जाएगा, एक्सेप्ट व्हेन इट इज इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। कहां समझाऊं मैं, देखिए, मैं एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने किसी वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस ली है किसी की प्लांट एंड बिल्डिंग बनाने, या किसी की बिल्डिंग बनाने के लिए, जो कि ब्लॉक बताया जा रहा था ना इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। तो जब मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस देता हूं इसको, तो ये तो होती है ब्लॉक्ड। लेकिन अगर मैं किसी से इनवर्ड ले रहा हूं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ताकि आगे मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकूं, तो क्या ये अलाउड होगा? आंसर इज यस, ये वाला अलाउड हो जाएगा। ये वाली बात उन्होंने बोली है, व्हेन इट इज इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, मतलब आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहे हैं और आगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की ही सप्लाई दे रहे हैं, इसलिए। आज तक चॉइन करे, पीडीएफ भी चलेगा। निकेत कह रहे सर जीएसटी पूरा कराओगे? भाई कोशिश मैं कर रहा हूं जितने चैप्टर्स मुझे रिलेवेंट लग रहे हैं उतना कराने के लिए, ठीक है। अब मैं चला आगे। नेक्स्ट, अलाउड कब कब होगा? तो व्हेन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अवेल्ड बाय वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर फॉर बीइंग यूज्ड इन प्रोवाइडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, तो इनवर्ड भी और आउटवर्ड भी जब सेम है तब अलाउड हो जाएगा। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग है तो अलाउड हो जाएगा। अगर वैल्यू ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज आपने कैपिटलाइज कर दी है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली प्लांट एंड मशीनरी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज ली प्लांट एंड मशीनरी के लिए, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली किसके लिए? प्लांट एंड मशीनरी के लिए, और उस प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू थी वो 1,00,000 थी, और मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की जो सर्विस ली थी वो थी मान लीजिए 50, तो खैर ज्यादा हो जाएगा, 10,000। अब मैंने क्या किया, पूरी की पूरी जो असेट है प्लांट एंड मशीनरी, वो 1,10,000 रुपए प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दिए। अब प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट में कैपिटलाइज करने का तो मतलब ये होता है ना कि क्या नाम है, आप उस पर क्या लेंगे, आप उस पर क्या लेंगे, आप उस पर लेंगे डेप्रिसिएशन। तो अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज जिस जिस केस में अलाउड है, अगर आपने उसे कैपिटलाइज कर दिया, मतलब पीएनएल के एक्सपेंडिचर में ना दिखा के अपने असेट की वैल्यू में जोड़ दिया है, तो भाई हमसे आईटीसी की उम्मीद ना करें, क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि कंडीशंस में होता है कि आप या तो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, या क्या नाम है आप उस पर क्या क्लेम कर सकते हैं, या तो आप अपना डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। पल्लवी कह रहे सर नेक्स्ट लेक्चर में एग्जेम्पशंस कराओ ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ चीजें ज्यादा से ज्यादा कराने की। पल्लवी टेंशन मत लो आप, कुछ ना कुछ जरूर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज या बोथ की चीजें कराते हैं, किस चीज की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो ब्लॉक्ड हो जाएगा। अगर प्लांट एंड मशीनरी की है तो अलाउड हो जाएगा, ठीक है। रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन ऑन हिज ओन अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन सच गुड्स बोथ आर यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ये है कि आप अगर कभी भी गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे, दो चीजें याद रखना आप, अगर लिया गया है, अगर चार्ज टू पीएनएल है देन आईटीसी अवेलेबल होगा। ये शौविक बिल्कुल सही बताया आपने। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो ब्लॉक्ड कर देना, प्लांट एंड मशीनरी होगा तो अलाउड कर देना। अगर वर्कर्स ही इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करेंगे, अगर वर्कर्स ही प्लांट एंड मशीनरी कंस्ट्रक्ट करेंगे, अलाउड पीएनएल में, नॉट कैपिटलाइज्ड, नॉट ऑन हिज ओन अकाउंट। इसका मतलब यह है कि ऊपर के जितने भी एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं वो सब कब अलाउड होंगे? तीन कंडीशन है, एक तो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, आपके बुक्स में कैपिटलाइज नहीं होने चाहिए, और अपने ओन अकाउंट पे आपने रिसीव नहीं किए हैं। ये बस तीन कंडीशंस अगर पूरी हो जाती हैं तो आप गुड्स सर्विसेज का कंस्ट्रक्शन ले सकते हैं, और बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है पॉइंट नंबर सी और डी। मैंने कहा पॉइंट नंबर सी और डी मतलब कौन सी वाली बात कह रहे हैं, तो पॉइंट नंबर सी मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, और आपका डी वाला पॉइंट मतलब गुड्स एंड सर्विस वाला पॉइंट। क्या कह रहे हैं, अगर किसी को 1-2% भी डाउट जाता है तो अभी क्वेश्चन आने दो, वहां पर मैं क्लियर कर दूंगा। कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स, कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या आता है, रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, रिपेयर, एडिशन, ऑल्टरेशन सब आता है, और टू द एक्सटेंट वहां तक लेंगे कैपिटलाइज टू द सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जितना भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में कैपिटलाइज कर दोगे उतने हिस्से को तो हम ब्लॉक कर देंगे, लेकिन अगर आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे तो उतने हिस्से को हम कर देंगे अलाउड। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम कोई सिविल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो अगर वो कोई सिविल स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, जैसे हम प्लांट एंड मशीनरी के लिए वो सिविल स्ट्रक्चर बना रहे थे, प्लांट एंड मशीनरी को रखने के लिए, इस तरीके से प्लांट एंड मशीनरी को रखने के लिए मान लीजिए मैंने सिविल स्ट्रक्चर बनाया, तो क्या वो अलाउड होगा? यस। अगर आप उस सिविल स्ट्रक्चर को, जैसे मान लीजिए मैंने कहीं एग्जांपल में बना के दिखाया होगा बच्चों को, कहां पर, ये रहा, ये एक प्लांट एंड मशीनरी है,
जिसका सिविल स्ट्रक्चर बनाया है मैंने नीचे। तो अगर आप इसे सेपरेटली एज एन असेट शो करोगे तो इसे ब्लॉक करवा देंगे हम, लेकिन अगर आप इसे प्लांट एंड मशीनरी की ही वैल्यू में ही रखोगे, मेरी बात समझ में आती है, तो हम क्या नाम है अलाउ कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो अगर कैपिटलाइज करोगे आप किसकी वैल्यू में, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में, तो हम अलाउ कर देंगे, प्रोवाइड आपने डेप्रिसिएशन ना लिया हो। अगर आप असेट अलग से दिखा रहे हो कि भाई ये तो मेरी एक असेट है जो मैंने अलग से फाउंडेशन बनाया है, ये तो मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो भाई फिर हम ब्लॉक कर देंगे। और इफ शोन एज रिपेयर्स, अगर रिपेयर्स के तरीके से दिखा रहे हो मतलब पीएनएल में चार्ज कर दो तो अलाउ कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अगर आप रिपेयर्स किसकी करा रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, और अगर आप प्लांट एंड मशीनरी की, तो मैंने कहा भाई प्लांट एंड मशीनरी की करा रहे हो रिपेयर्स तो अलाउड होगा, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की आप रिपेयर्स करा रहे हो तो क्या वो भी अलाउड होगा? यस। अगर आप पीएनएल में दिखाते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिपेयर्स, आगे क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आपसे, अगर आप पीएनएल में दिखाते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिपेयर्स जो कि चार्ज की जाती है पीएनएल से, कैपिटलाइज नहीं की जाती, तो अलाउ कर देंगे, अदरवाइज अलाउ नहीं करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या होता है भाई, जो उसमें अपरेटस इक्विपमेंट मशीनरी जो फिक्स कर देते हैं फाउंडेशन वगैरह से। प्लांट एंड मशीनरी में क्या नहीं आता, प्लांट एंड मशीनरी में लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आते, प्लांट एंड मशीनरी में अदर सिविल स्ट्रक्चर नहीं आते, प्लांट एंड मशीनरी में टेलीकम्युनिकेशन टावर्स नहीं आते। मैंने कहा भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 पॉइंट सारे बच्चे ध्यान देना। प्लांट एंड मशीनरी में क्या नहीं आते, तो प्लांट एंड मशीनरी में ये लोग ये सारी चीजें नहीं आती। लेकिन अगर पाइपलाइन आप लेड कर रहे हो इनसाइड द फैक्ट्री प्रेमिसेस तो वो अलाउड होगा। अगर आप पाइपलाइन ले डाउन कर रहे हैं इनसाइड द फैक्ट्री प्रेमिसेस तो वो अलाउ होगा, इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। और मैंने यहां पर बना रखा है, जरा ध्यान से देखेंगे, ये मेरा एक बिजनेस है, 2 चीजें ध्यान से सुनेंगे, एक पाइपलाइन और एक टावर। बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो अगर आप टावर, सुनना जरा ध्यान से, आप टावर लगा रहे हैं तो भाई टावर चाहे आप बिजनेस के अंदर लगाइए चाहे आप बिजनेस के बाहर लगाइए, अगर आप कोई टावर लगा रहे हैं तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप कोई पाइपलाइन बिछा रहे हैं तो जो पाइपलाइन आपने बिजनेस के अंदर बिछाई है वो अलाउड होगा, और जो पाइपलाइन आपने बिजनेस के बाहर बिछाई है वो अलाउड नहीं होगा। तो जो पाइपलाइन आप बिछा रहे हो उस पर पेमेंट कर रहे हो, उस पर आईटीसी, उस पर जीएसटी दे रहे हो, उस पर आपको तभी मिलेगा जब पाइपलाइन आपके क्या नाम है बिजनेस के अंदर लगी होगी, जो बाहर लगी होगी वो अलाउड नहीं होगा। और टेलीकम्युनिकेशन टावर तो आप अंदर लगा लो या बाहर लगा लो, आपको अलाउड नहीं होगा। जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे टेलीकम्युनिकेशन टावर वाला पॉइंट, यानी टावर एंड पाइपलाइन क्लियर और नॉट। सारे बच्चे बताएंगे पाइप एंड टावर क्लियर और नॉट। और इससे कई बार क्वेश्चन एडजस्टमेंट में देखा गया है। जल्दी जल्दी बताइए। अब बस 1-2 मिनट रह गए हैं जब मैं क्वेश्चन की तरफ जाने वाला हूं, और कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है। बस 2 पेज रह गए हैं, जल्दी से बता देता हूं। क्या सर सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज करने पर आईटीसी मिल सकता है? ऐसा कोई एक्सप्रेसली बना नहीं किया उन्होंने, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मशीनरी सेकेंड हैंड है या क्या है, वो पीजीबीपी में होता है, जब न्यू मशीनरी होती है तभी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। सर दिस लेक्चर इज फुल्ली अमेंडेड। यस, आज ही की डेट में रिकॉर्ड कर रहा हूं बच्चे, मैं इसको 6 जनवरी 2028। भाई 3 साल के लिए कहां से अमेंडेड हो गया? अच्छा 2025, हाँ भाई सबके लिए क्लियर कह रहे हैं जस्सी। मैं आगे बढ़ने वाला हूं, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, अगर आप कंपोजिट में पर्सनल कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं इनवर्ट सप्लाई को, तब भी अलाउड नहीं होगा, बिजनेस पर्पस होना चाहिए। और बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप बिजनेस से फ्री सैंपल्स बांट रहे हैं, फ्री गिफ्ट्स बांट रहे हैं, गुड्स बांट रहे हैं, या लॉस्ट स्टॉलन हो जाए तो क्या होगा, तो देखना जरा ध्यान से। अगर आप गिफ्ट बांट रहे हैं तो आईटीसी ब्लॉक्ड होगा, फ्री में दे रहे हो। फ्री सैंपल्स बांट रहे हैं तो भाई हम क्यों दे, सिंस नो टैक्स इज पेड ऑन आउटवर्ड सप्लाई। जब आप गिफ्ट बांटोगे तो क्या आपका आईटीसी वहां पर आपका आउटवर्ड लायबिलिटी जनरेट हो रही है? आंसर इज नो। तो जब आउटवर्ड लायबिलिटी जनरेट नहीं हो रही तो हमसे आईटीसी क्यों मांग रहे हो? दूसरा, आपने फ्री सैंपल बांटे तो क्या आपकी आउटवर्ड लायबिलिटी जनरेट हो रही है? आंसर इज नो। तो हम आपको क्यों दे? उसके बाद आपके गुड्स अगर चोरी हो जाए, स्टोलन हो जाए, मतलब गुड्स आपके खो गए, चोरी हो गए, डिस्ट्रॉय हो जाए या राइट ऑफ हो जाए, चारों के चारों केसेस में क्योंकि आपके आईटीसी कैन नॉट बी सेट टू हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, बेचे तो नहीं है आपने, लेकिन क्या इनका मान ले आपने फर्दर सप्लाई में इस्तेमाल किया? आंसर इज नो। तो आपको जब भी फ्री सैंपल्स, गिफ्ट्स, गुड्स, लॉस्ट, स्टोलन दिख जाए तो आपको सभी के अंदर आईटीसी क्या कर देना है? आईटीसी कर देना है ब्लॉक, और कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है। नीचे मैंने रीजन लिख दिए थे। ठीक है, अब आईटीसी कब अलाउड होगा? अगर आप सैंपल और फ्री गिफ्ट्स बांट रहे हैं और वो शेड्यूल 1 के अंदर आता है, मतलब विदाउट कंसिडरेशन भी जब माना जाता है,
ये तो इस्लामी कह रहे सर प्लीज प्राइवेट मत करना, मैं बाद में देखती हूँ, तो मेरा कल बीकॉम का ऑडिटिंग का पेपर है इसलिए। ओके 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 भाई, नहीं करूंगा प्राइवेट। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपका ऑडिट का पेपर है, आप फिर भी क्या नाम है जीएसटी पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, बाय वन गेट वन में अगर आप दे रहे हैं तो ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ टू गुड्स फॉर द प्राइस ऑफ वन, और उसे अलाउ कर देंगे। मतलब हम एक के साथ जब एक फ्री की बात करते हैं तो दूसरा वाला फ्री नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1000 रुपए के 2 पेयर ऑफ शूज ले जाइए, तो जीएसटी वाले ये बोलते हैं कि आपने प्राइस कम कर दिया होगा, 500 कर दिया होगा, तो हम तो आपको अलाउ कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बाय वन गेट वन वाली चीजों में आपको डिसअलाउंस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, डिस्काउंट आप दे रहे हो टू सेव मोर मनी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई और अलाउड होगा। हमने क्या किया था डिस्काउंट वाले पॉइंट में? क्या सभी बच्चों ने वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला सेशन ज्वाइन किया था? क्या बताना जरा जल्दी से, क्या आप सभी ने वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला सेशन ज्वाइन किया था? क्या बताओ मुझे जल्दी से। उसमें सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्या कहता था कि आपको डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो वहां से माइनस कर देते, लेकिन आईटीसी अलाउ कर देंगे उसका, ठीक है। और अगर आप सेकेंडरी डिस्काउंट कह रहे हो नॉट एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो क्या करेंगे? तब भी अलाउड होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब डिस्काउंट दोनों ही आपके अलाउ कर दिए जाएंगे। किरण कह रहे हैं नहीं किया था। किरण बच्चे ऐसा नहीं करना है, लाइव सेशंस में जाना, फटाफट से चेक करना। अनिकेत कह रहे हैं हाँ ज्वाइन किया था। पल्लवी भी कह रहे हैं। चलो रोहित शर्मा भाई साहब, लाइव सेशंस में जाना, जीएसटी के नाम से हो, एक बार चेक कर लेना है ना, चैनल पे जाना लाइव सेशंस में। पल्लवी ने भी ज्वाइन किया था, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों के तो नाम भी मुझे पता है जिन्होंने ज्वाइन किया था। नए वाले बच्चे एक बार लाइव सेशन में जाके वैल्यू ऑफ सप्लाई चेक कर लेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं फ्रॉड में, केस में, डिटेंशन में या क्लासिफिकेशन में, इसका क्या मतलब है जरा ध्यान से देखिएगा। एक होता है टैक्स को भूल जाना, आपने लेट जमा किया, लेकिन जमा तो किया ना, तो मिल जाएगा। लेकिन आप टैक्स की चोरी कर रहे थे, कोई आकाश तो नहीं है, देखना जरा ध्यान से, कोई चैट में आकाश तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। तो आकाश एक टैक्स की चोरी कर रहा था, कान पकड़ के चालू बन रहा था, टैक्स छुपाता था, गवर्नमेंट ने उसे जबरदस्ती पिनलाइज कर दिया, पेनल्टी करें। हाँ अभी भी अवेलेबल है, सेशंस में जाके देखो बेटा, चैनल पे जाओगे जब बच्चे आप, तो उसमें आता है ना वीडियोस कम्युनिटी ऐसे करके, उसमें लाइव सेशंस का ऑप्शन आता है, वहां पर जाओगे आप, उसमें मिल जाएगा आपको। अभी तक मैंने एक भी वीडियो प्राइवेट नहीं की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता हूं। तो गवर्नमेंट अगर आपके ऊपर जबरदस्ती टैक्स लगा रही है, आप फ्रॉड के केस में पकड़े गए थे, तो क्या आपको अलाउ करेंगे? आंसर इज नो। यहां आके सारे प्रोविजन हो जाते हैं खत्म। अब मुझे कोई भी बच्चा रोके ना, अब मैं सीधा आपको कराऊंगा क्वेश्चंस, बढ़िया वाले क्वेश्चंस, और सारे बच्चे मुझे जवाब देंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। और मैं आपसे पूछूंगा भी, और एक भी एंट्री ऐसी नहीं होगी एग्जाम में जो अलग से आ जाए, जो मैं आज बता रहा हूं आपको, ठीक है। मैं एक बार निकाल लूँ पहले वो वाले पॉइंट्स जो अच्छे से लिखे हुए हैं, लेकिन यार इनमें आंसर्स हैं, फिर भी चलो आप बताना जरा समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। देखिए आईटीसी है, कार्स परचेज की थी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, देखो कितना इंपॉर्टेंट और कितना सुंदर पॉइंट है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कार परचेज की है, उस पर आईटीसी फॉर ऑफिशियल यूज ऑफ इट्स एम्प्लॉय। ध्यान से सुनना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। देखो कितना अच्छा। अनिकेत डाउट, अनिकेत मोटर कार वाला बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। मोटर कार अगर आप गुड्स के लिए कर रहे हो, फटाफट से सुन लेना। अगर आपने मोटर कार या कोई व्हीकल खरीदा है गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, तो अलाउड होगा। अगर आपने कोई व्हीकल खरीदा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए, तो रुक जाना। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए करते हैं, अनिकेत आईसीएमएस स्टडी मटेरियल में क्या नाम है, क्वेश्चंस थोड़े से कम होते हैं, और उनका जो क्वेश्चन एग्जाम्पल देने का तरीका है वो बहुत सिंपल होता है, और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वो डिफिकल्ट पूछते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है जहां डिफिकल्ट और सारे क्वेश्चंस कवर करा लिए जाए वहां से कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अनिकेत में आपकी बात पे आया तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होगा तो अलाउड होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर होगा तो जब सेम आउटवर्ड होगा तो अलाउ कर देंगे, और जब आप ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं तो आपको अलाउ कर देंगे, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपको अगर आप ओला उबर वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर वाले, वो अलाउ कर देंगे। सिटिंग कैपेसिटी की बच्चे बात बता रहा हूं आपको, जैसे मोटर कार है, सिटिंग कैपेसिटी आपकी 13 से कम है, 13 या 13 से कम है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो ब्लॉक कर देंगे। मेरी बात समझ में आती है? और उससे ज्यादा होगा तो कुछ नहीं देखेंगे। 13 या 13 से कम है लेकिन आप सेम आउटवर्ड सप्लाई प्रोवाइड करते हो तो अलाउड हो जाएगा, ठीक है। सिटिंग कैपेसिटी की बात करो, 13 वाली बात। अगर आप 13 से कम है लेकिन आप सेम आउटवर्ड कैटेगरी की सप्लाई करते हो, मतलब आप एक ऐसे एजेंट हो जो कार परचेज करते हो और आगे कार ही सेल करते हो, तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या नाम है ओला उबर वाले हैं, अपना खरीदते हैं और गाड़ी चलाते हैं, आपका काम है, तब भी आपको अलाउ हो जाएगा। और तीसरा केस था जब आप ट्रेनिंग वगैरह देते हैं गाड़ी चलाने की, ड्राइविंग स्कूल वगैरह की, तो आपको अलाउ होगा। ये 3 केसेस ऐसे हैं जब आपको सिटिंग कैपेसिटी 13 से कम होने के बावजूद भी अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज 13 से ज्यादा होगा तो आंख बंद करके अलाउ कर देना, ठीक है। मैं आ गया अब इस पे।
कई सारे बच्चे इसमें डाउट में आ जाते हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगा तो, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, नॉर्मल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अपने एम्प्लॉयज के लिए कार परचेज की है उसने। अब आप बोलोगे सर सिटिंग कैपेसिटी के बारे में कुछ बोला नहीं, आपको क्या लगता है? जी हां, आपको क्या लगता है कि अगर आपके ऑफिशियल यूज के लिए एम्प्लॉयज के लिए कार खरीदी है तो मैं क्या मानूं, जरा ध्यान से बताना, मैं क्या मानूं, सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा या सिटिंग कैपेसिटी 13 से कम? क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बोला मुझे, तो सही अजम्पशन क्या रहेगी? सारे बच्चे बताएंगे तो सही अजम्पशन क्या रहेगी? सारे बच्चे बताओ सही अजम्पशन क्या रहेगी? अलाउड नहीं बच्चे, मुझे बताओ जरा, 13 से ज्यादा या 13 से कम? दीप राठौड़ हाय सर, अरे डीप लेट हो गए क्या? आकांक्षा अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ सिटिंग कैपेसिटी बिकॉज इट इज नॉट बस। नो 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 नो, आई एम आस्किंग कि अगर कार लिखा हुआ है तो मैं सिटिंग कैपेसिटी क्या मानूं? यस, रोहित शर्मा जी ने सही जवाब दिया कि सिटिंग कैपेसिटी, कार खाली लिखा हुआ है तो लेस देन 3 ही मानेंगे ऑफ कोर्स, और स्पेसिफाइड पर्पस में नहीं आता तो वो एक अलग बात है। नो मैटर ऑफ सिटिंग कैपेसिटी, आईसीटी अलाउड होगा। बच्चे 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 कहां चले गए आप? सिटिंग कैपेसिटी ये कोई स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है पल्लवी, ठीक है? यस अनिकेत, अगर स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन होता तो ही अलाउ करते, और जो में सिटिंग कैपेसिटी लेस देन लेस देन लेस देन, यस यस लेस देन मानेंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आईटीसी ऑन कार परचेज बाय अ कार डीलर, कार डीलर वाला किस केस में आता है? स्पेसिफाइड केस वाले में, तो क्या मिल जाएगा? आंसर इज यस, कार डीलर को अलाउ हो जाएगा। देखो कितना सुंदर पॉइंट था कि कार डीलर को अलाउ हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये रहा अलाउड। नेक्स्ट, ITC on car purchased by a company engaged in renting out of cars फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, तो क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए जब कार रेंट पे देते हैं तो क्या मिल जाएगा? आंसर इज यस। नेक्स्ट, आईटीसी ऑन कार परचेज्ड बाय अ कार ड्राइविंग स्कूल, मैं जल्दी जल्दी करा दूं क्या? पहले यहीं रुक के बोलो, क्या मैं जल्दी जल्दी करा दूं ताकि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कर ले और अगले 15-20 मिनट में सब खत्म हो जाए? क्या मैं जल्दी जल्दी करा दूं? और आपको किसी को डाउट होगा तो मुझे रोक देना, पहले यस बोलो तब आगे चलूंगा। यस बोलो, जल्दी कराओ। क्योंकि ऐसा ना हो कि सर के ऊपर से जाने लगे, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की सोच रहा हूं, बस और कुछ भी नहीं। अभिषेक ने यस, किरण ने बोला चलेगा, रोहित भी कह रहे हैं यस यस, हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब जैसे ही मैंने ड्राइविंग स्कूल देखा तो आंख बंद करके बोल दूंगा भाई अलाउड होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद उसने कहा आईटीसी ऑन बसेज, जैसे कह रहे जल्दी कराओ, ठीक है, शोभिक भी कह रहे एक साथ करा दो। आईटीसी ऑन बसेस जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 24 पैसेंजर है, क्या मैं आगे कुछ पढ़ूं? आंसर इज नो, आंख बंद करके भाई अलाउड है, कुछ मत पढ़ो आगे। आगे, आईटीसी ऑन ट्रक्स परचेज बाय अ कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मैंने कहा गुड्स है तो गोली मार दो, देखते ही क्या हो जाएगा, अलाउड। नेक्स्ट, आईटीसी ऑन एयरक्राफ्ट, मैंने कहा एयरक्राफ्ट ध्यान दूंगा, अभी सिटिंग कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं होता। एयरक्राफ्ट है जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज कर रही है अपने सीईओ के लिए, मैंने कहा एयरक्राफ्ट यूज कर रही है सीईओ के लिए, तुम्हारा दिमाग खराब है, ब्लॉक करो इसको, तो ब्लॉक कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट, ITC on aircraft purchase by an aviation school for providing क्या? ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग एयरक्राफ्ट इज अलाउड। इसका मतलब क्या है? ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे, क्या हुआ बेटा? हम ना चीजें ना आया। अच्छा हेलो बोलो पहले सबको, हेलो बोलो। मैं कौन हूं पहले बताओ? मैं कौन हूं जल्दी से बताओ, अब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, बाद में आना। पहले हेलो बोलो सबको, ऐसे नहीं मुंह से बोलो। चलो अब चले जाओ, जाओ। चलो चलो चलो। दीप राठौड़, मैंने आपका हाई ले लिया था पहले भी, हेलो। अच्छा उनको बोल रहे हो क्या आप? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, मुझे लगा मेरे को बोल रहे हो। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धन्यवाद शोविक। चलो चलो अब पढ़ाई पे वापस आते हैं। चलो चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बच्ची है, उसने डिस्टर्ब नहीं किया और आके चली गई। ठीक है चलो अब मैं जल्दी से आगे चलता हूं, ठीक है। आईटीसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने लिया है कार यूज फॉर इज एम्प्लॉइज। अब देखना जरा ध्यान से, जब जनरल इंश्योरेंस आ जाए तो आप इंश्योरेंस को भूल जाना, फिर कार के बारे में पढ़ना। कार ली है अपने एम्प्लॉयज के लिए ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अपने एम्प्लॉयज के लिए ऑफिशियल पर्पज के लिए। ऑफिशियल पर्पज जो लिखा है जुमला है,
आपको पागल बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको ब्लॉक करेंगे। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट, आईटीसी ले रहे हो आप किस पे, मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज पे, कंपनी फॉर ट्रक्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला अलाउ होगा तो इस पे अगर आप मेंटेनेंस, रिपेयर्स या इंश्योरेंस की सर्विस लेते हैं तो वो भी अलाउ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, आईटीसी ले रहे हो आप जनरल इंश्योरेंस लिया है, इस बार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ना लिखे, उसने लिखना है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या अलाउड होगा, यस। कार मैन्युफैक्चरिंग जब भी कंपनी लेगी तो उसे अलाउ करेंगे, नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर लेगी तो अलाउ नहीं करेंगे। अगर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले रही है तो वो अलाउ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको मारुति और टाटा का एग्जांपल दिया था। नेक्स्ट, अ बिजनेस जेट इज परचेज फॉर ऑफिशियल ट्रेवल ऑफ कंपनीज डायरेक्टर। भाई तुम्हारा डायरेक्टर क्या नाम है, हवा में उड़ रहा है तो इससे हमें क्या लेना देना। अगर गवर्नमेंट ने स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन लगाया होता कि कोविड का टाइम चल रहा है, प्राइवेट जेट से ही ट्रेवल करे तो हमें एक अलग बात है, अदरवाइज तुम्हें क्यों जेट वगैरह का पैसा देंगे, तो आईटीसी क्या कर देंगे, हम ब्लॉक कर देंगे। नेक्स्ट, आगे कुछ और एग्जांपल्स पे आए हम। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो परचेज करती है फूड आइटम्स, ध्यान से सुनना। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो परचेज करती है फूड आइटम्स बीइंग सर्व्ड टू कस्टमर, और कैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट। जब भी फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउ करोगे, मैंने क्या समझाया था आपको, जब भी फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउ करोगे तो वो आउटवर्ड लायबिलिटी जनरेट नहीं करता, और जब तुम्हारी आउटवर्ड लायबिलिटी पे हम कुछ नहीं मांग रहे तो तुम्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों दे दे, इसलिए ब्लॉक हो जाएगा। एबीसी एक कैटरर है, अमृतसर के हैं, उसने अवार्ड किया है एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर हैज बीन अ केटरिंग इन अ मैरिज टू बी हेल्ड एट लुधियाना। आहा, बहुत दुख। अच्छा, फर्म हैज गिवन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ स्नैक्स टू बी सर्व्ड इन द मैरिज टू सीडी एंड सन्स, अ लोकल कैटरर ऑफ लुधियाना। यानी कि यहां पर एक कैटरर ने दूसरे कैटरर को सर्विस दी और उस दूसरे कैटरर ने सर्विसेज आगे फॉरवर्ड करनी थी, तो क्या बीच वाला जो कैटरर है जिसने सर्विसेज ली थी और आगे प्रोवाइड करने के लिए, क्या ये अलाउ करेंगे, ये तो मैं पहले आपसे पूछूंगा, बताओ जरा, क्या ये सेम आउटवर्ड सप्लाई वाली सर्विसेज अलाउ होगी या नहीं होगी। सारे बच्चे ध्यान से बताएंगे और जल्दी जल्दी बताएंगे, बताइए। इस पे तो मैं तभी आगे चलूंगा जब आप बताएंगे। अभिषेक ने पहले जवाब दिया यस, शोविक भी कह रहे हैं अलाउड होगा, रोहित शर्मा जी भी कह रहे हैं अलाउड होगा, यस। जब सब बच्चे बोलेंगे, आकांक्षा ने तो पहले हेलो बोला था, खुशी भी कह रहे हैं अलाउड होगा, फर्दर सप्लाई आईटीसी अलाउड, यस अनिकेत बिल्कुल करेक्ट, अलाउड होगा, अलाउड होगा, अलाउड होगा, सब बच्चे बोल रहे हैं अलाउड होगा, पल्लवी, कोमल, सब बच्चे बोल रहे हैं अलाउड होगा, बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट, आईटीसी आउटडोर केटरिंग सर्विसेज को अवेल किया है आपने, एक गारमेंट एक्सपोर्टर ने, और उसके यहां क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं मार्केटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। अब एक मैंने क्या नाम है, मैं एक गारमेंट कौन हूं मैं गारमेंट का एक्सपोर्टर हूं, मैंने अपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया और मैंने केटरिंग वालों की सर्विसेज ली ताकि मैं लोगों को खाना खिला सकूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं केटरिंग सर्विस लेके केटरिंग प्रोवाइड, मैं कोई केटरर थोड़े ना हूं, तो जब सेम आउटवर्ड सर्विसेज नहीं होगी तो हम इसे डिसअलाउ कर देंगे। आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। सर आंसर लिखने के बाद प्रोविजन भी लिखना है, अगर डिपेंड करता है मार्क्स पे, और मैं आपको बताता हूं, अगर आपको प्रोविजन भी याद नहीं आ रहा तो अलाउड डिसअलाउड याद है तो क्वेश्चन की लाइन लिखना नोट में, एक्सप्लेनेशन में, और उसे बता देना इज अलाउड या इज नॉट अलाउड, बस इतना लिख देना बस आप। अगर आपको प्रोविजन भूल जाए तो, और प्रोविजन याद है तो भाई लिखना बहुत बढ़िया। जैसे मोटर कार के प्रोविजन रट जाना, पाइपलाइन वाला प्रोविजन है, वो कह रहे पाइपलाइन इनसाइड द फैक्ट्री है, तो आप क्या बोलोगे, अलाउड है, नोट में लिख दो। अगर पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री होती तो भी अलाउड नहीं होती। अगर वो बोला मोबाइल टावर आउटसाइड द फैक्ट्री है, उसने बोला आप बताइए अलाउड होगा या नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे, अगर टावर आपने बाहर लगाया तो डिसअलाउ होगा, और अंदर भी लगाते तो भी डिसअलाउड होता। तो दोनों बच्चों के आंसर में फर्क होता है और थोड़ा सा फर्क पड़ता है इससे। आई होप आपको मेरी बात समझ आई, ठीक है। नेक्स्ट, आउटडोर केटरिंग सर्विसेज ली है, अवेल की है आपने कंपनी, और कंपनी क्या चला रही है, फ्री कैंटीन इन फैक्ट्री। मैंने कहा फैक्ट्री में फ्री वो चला रहे कैंटीन, तो भाई तुम्हारी टेंशन है। कह रहे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 रिक्वायर करता है कंपनी को कि ऐसी कैंटीन आपको बनानी पड़ेगी, तो क्या ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन में आएगा, आंसर इज यस, क्योंकि ये आपकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है इसीलिए, और आईटीसी ऑन सच आउटडोर केटरिंग सर्विसेज इज अलाउड। आई होप आपको बात समझ में आती है। प्रोविजन इन ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या, 200% लिख सकते हैं अनिकेत, कोई नहीं, ये लॉ का एग्जाम नहीं, बस आपको प्रोविजन लिखना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहे एक मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, मेंबरशिप ली है उसने, क्लब की फीस की जो उसने पे की है कंपनी को, और कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि ऐसा देना कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में आता है, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में नहीं आता है इसलिए इसे क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। नेक्स्ट पे आए हम, A company avails services of travel agency organizing a free vacation for its team performance employees। आप बताइए
आप एक वेकेशन प्लान कर रहे हैं, ठीक है, और अपने एम्प्लॉयज के लिए, और कहीं भी गवर्नमेंट ने नहीं बोला है कि क्या नाम है ऐसी वेकेशन आपको, और आपने जब वेकेशन प्लान की, जब जिससे भी वेकेशन ली उस पर आपने जीएसटी दी, आप कह रहे हो मुझे इसका आईटीसी चाहिए, तो भाई आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी ब्लॉक्ड हो जाएगा जब तक गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ना आ जाए। सारे बच्चे बताएंगे समझ में आया या नहीं आया। चलिए, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। यस, अ कंपनी buys cement tiles etc and avails the services of an architect for construction of his office। ध्यान से समझना, कंपनी ने बाय की है सीमेंट, मतलब रॉ मटेरियल सर्विसेज वगैरह ली है, और कंपनी क्या करवा रही है, अपने ऑफिस की बिल्डिंग बनवा रही है। मैंने कहा यार समझ नहीं आया, ऑफिस की बिल्डिंग मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, अलाउड होगा या डिसअलाउड होगा, तो आंसर इज ब्लॉक्ड होगा। अगला क्वेश्चन, और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, देखिए, और ये मैं आपसे पूछूंगा क्यों। एमएनएन कंस्ट्रक्शन प्रोक्योर करता है सीमेंट, सीमेंट लाए वो, पेंट लाए वो, आयरन रॉड्स लाए वो, एंड सर्विसेज ऑफ आर्किटेक्ट ली है, उसने इंटीरियर डिजाइनर की सर्विस ली है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ऑफ अ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। क्या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा? और पहली नजर में, ध्यान से बताना, पहली ग्लांस पे मुझे इसे अलाउ करना चाहिए, डिसअलाउड? पहले मैंने इतना ही क्वेश्चन पढ़ा है, बताओ अलाउ या डिसअलाउड? इतने क्वेश्चन पढ़ने पे आंसर क्या होना चाहिए? विदाउट मनी अगर कोई सर्विस ले रहा है तो आयुष आपने जीएसटी पे ही नहीं किया होगा, तो आईटीसी किस बात का, ठीक है। यहां तक ग्लांस करने पे आंसर क्या आएगा जरा जल्दी से बताओ, आगे मैं क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा, बस इमूवेबल प्रॉपर्टी बनवा दी आपने, इमूवेबल प्रॉपर्टी बनवा दी भाई, इमूवेबल प्रॉपर्टी बनवा दी। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, यहां तक क्वेश्चन पढ़ने पे, कि नीचे जो जो बच्चे पढ़ के अलाउड अलाउड लिख रहे हैं मुझे समझ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे अलाउड लिख रहे हैं। भाई नीचे पढ़ के अलाउड बोल रहे हो क्या आप? मैंने क्या कहा सुनो, मैं एक कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूं अपने ऑफिस में, और उस पे मैंने बिल्डिंग में पैसा खर्च किया, तो अलाउ कैसे होगा जल्दी से बताओ? अभी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा भाई। सब बच्चे बोल रहे हैं अलाउड। सर मुझे बचा लो, लॉरेंस बिश्नोई मुझे ढूंढ रहा। अच्छा भाई सलमान खान। यस, अब्बास ने सही आंसर दिया है कि जितना, यस जसमीत ने भी सही आंसर दिया है, जितना अभी तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, अगर कोई कंपनी अपने लिए ऑफिस बिल्डिंग बना रही है और उसमें कोई अदर देन प्लांटर मशीनरी है, इसलिए ब्लॉक्ड होगा, इसलिए ब्लॉक्ड भी होगा शायद, शोविक ये भी लिखना चाहिए आपको, डिसअलाउड होगा, डिसअलाउड होगा। यस, अब सबको समझ में आया, अब सारे बच्चे, यस किरण कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो, चलो नहीं अलाउड होगा। अब मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ रहा हूं, ये काम कंपनी अपने लिए नहीं कर रही, किसी क्लाइंट के लिए है। ओहो, इसका मतलब मेरी कंपनी ने अपने यहां ऑफिस बिल्डिंग नहीं बनाई, मेरी कंपनी तो ऑफिस बिल्डिंग कराने का काम करती है, उसके लिए मैं आयरन रॉड लेके आया था, तो मेरा तो फर्दर सप्लाई क्लाइंट बेस्ड है मेरा। तो बताइए, अब बताइए जरा फटाफट से, क्या नाम है भाई, ऐसी शब्द यूज ना करें सलमान खान साहब, आपको हमें थोड़ा सा यहां से हटाना पड़ेगा फिर। चलो जरा फटाफट से, सारे बच्चे ध्यान देंगे। क्या ये बात समझ में आई कि अलाउड क्यों है? जी हाँ, क्योंकि आप अपने यहां नहीं बनवा रहे, आपका काम है ऑफिस बिल्डिंग। तो क्या अलाउड वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं? सारे बच्चे बताएंगे 32 वाला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं। क्लाइंट के लिए अगर आप बनवा रहे हो तो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी भी अलाउड होता है, वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी भी एडजस्टमेंट को पढ़ने से पहले आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना होता है, तभी आपको समझ में आता है, ठीक है। चलिए, आईटीसी आपने गुड्स का लिया है, सर्विसेज का लिया है। ऑटोमोबाइल कंपनी ने, बाय एन ऑटोमोबाइल कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन ऑन विच प्लांट एंड मशीनरी टू बी यूज्ड, बिल्कुल ठीक है, ऑन प्रोडक्शन पर्पज, और माउंट कर देंगे उस पर प्रॉपर्ली। तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए अगर आपको स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं तो क्या वो अलाउड होता है? यस, ये तो हमने सिंपल पॉइंट्स में पढ़ा था, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। हम चले आगे, हम चले आगे, कोई और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो ठीक है, अदरवाइज मुझे क्या और कोई एग्जाम्पल्स अच्छे मिल रहे हैं? मिला तो है कुछ, चलो देखते हैं। ये एक प्रॉपर क्वेश्चन है जैसा आपके एग्जाम में आ सकता है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। इनपुट ए, एक कंपनी है, क्वेश्चन को हमेशा यहां से पढ़ना, एक कंपनी है रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मैन्युफैक्चर कर रही है टैक्सेबल गुड्स को, कंप्यूट करना है आईटीसी, जो कि फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर में है। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्या फुल फ्लेज क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं आप? जल्दी से बताइए, क्या फुल फ्लेज क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं आप? बताओ जरा, कराऊं क्या फुल फ्लेज क्वेश्चन एक दो, या अभी सेशन छोड़ दूं? जल्दी बताइए,
क्या एक दो एग्जाम टाइप फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊं आईटीसी के, जिसमें लिखा होगा कंप्यूट द आईटीसी अवेलेबल? यस सर ऑलरेडी, किरण कह रहे हैं यस, सभी बच्चे रेडी हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अनिकेत, जस्सी, आकांक्षा, रोहित सब रेडी हैं। शोभिक ने बोला था 32 क्लियर है, वो मैंने पढ़ लिया, करा लो। चलो ठीक है, आप बताना मुझे, मैं नहीं करूंगा आप करेंगे। इनपुट ए मैंने लिया इनवर्ड में, 1 लाख रुपए का उस पर जीएसटी पे किया था मैंने। एक इनवॉइस जिसमें से जीएसटी पेबल 10,000 था वो मिसिंग है। अब अगर किसी का इनवॉइस मिसिंग है 1 लाख में से 10,000 के गुड्स जैसे जिसका मेरे पास, पल्लवी कह रहे सर आपने मॉर्निंग का क्वेश्चन करेंगे करके बोला। हाँ बच्चे, लास्ट में मैं सेशन के एंड में वाला क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो आप। जी सर करवाएं, ठीक है। बताओ जरा, क्या इस 10,000 का मिलेगा या 90,000 का मिलेगा? बस बताओ जरा फटाफट से। शोभिक ने बताया 90 का मिलेगा, बहुत बढ़िया। इनपुट बी है, 50,000 रुपए का है। कह रहे इनपुट्स आर टू बी रिसीव्ड इन 2 लॉट्स। फर्स्ट लॉट हमें अभी मिल गया है अक्टूबर में, और जो बच्चे ऊपर से क्वेश्चन नहीं पढ़ते इसमें फंस जाते हैं, अक्टूबर की बात कर रहे हैं। पहला लॉट तो मुझे अक्टूबर में मिल गया है, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि दूसरा लॉट कब मिलेगा, आप बताना जरा। तो दूसरे लॉट पे एक चीज तो क्लियर है, दूसरे लॉट पे एक चीज तो क्लियर है, सब बच्चों ने बताया 90,000 वाला आंसर। एक चीज तो क्लियर है कि वो अक्टूबर में नहीं मिलेगा, और जब तक अक्टूबर में नहीं मिलेगा तो इसमें से मैं कितना दूंगा? क्या मैं हाफ दे दूं, 25,000 दे दूं, 50,000 दे दूं या नील दे दूं? जल्दी से बताइए। 25,000 दे दूं, 50,000 दे दूं या नील दे दूं? सारे बच्चे जल्दी से बताओ। 25, 50 या नील? और जो बच्चे नॉट अलाउड लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है, मैं मान के चल रहा हूं कि आप पूरा कंप्लीटली 50,000 नील करने की बातें कर रहे हैं। यस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आए कैपिटल गुड्स पे। कैपिटल गुड्स पे जो मैंने बताया था, और अभिषेक कह रहे हैं ब्लॉक्ड अंटिल लास्ट लॉट। यस, अब्बास बोल रहे हैं हाफ, बाकी सब बच्चों ने सही बताया। तो अब्बास मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आपने लॉट्स वाला प्रोविजन नहीं पढ़ा था और बाकी सब बच्चों ने पढ़ लिया। जब लॉट्स में सामान मिलता है तो जिस महीने में आपको लास्ट लॉट रिसीव होता है उस महीने में पूरे टोटल लॉट्स के बारे में आपको जीएसटी मिलता है। कैपिटल गुड्स था 1,20,000 का। XYZ ने कैपिटलाइज कर दिया है कैपिटल गुड्स को एट फुल वैल्यू इनवॉइस इंक्लूडिंग द जीएसटी। इसका मतलब ये जो 1,20,000 है जिसका जीएसटी आप पे कर चुके हैं, ये आपने मशीन, मान लीजिए मशीन की कॉस्ट थी लेट से 10 लाख, उसमें आपने 1,20,000 ऐड करके मशीनरी की वैल्यू 11,20,000 दिखा रखी है और उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया हुआ है। तो जब आपने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन क्लेम किया हुआ है तो क्या यहां पर दूंगा? क्या आंसर इज नो। प्रिज्यूम दैट सेकंड लॉट इज नॉट रिसीव्ड इन आईटीसी विल नॉट बी अलाउड। यस, प्रिज्यूम नहीं करना है, तो दिया अक्टूबर की सारी इंफॉर्मेशन है और अक्टूबर में मिलेगा नहीं, तो अब चाहे नवंबर मिले, दिसंबर मिले या कभी भी मिले, तो हम तब तक नहीं देंगे। अक्टूबर की बातचीत चल रही है। यस, नो क्रेडिट, ठीक है। कैपिटल गुड्स वाला पॉइंट आपको पता होगा, ऐसे मैं मान के चल रहा हूं। इनपुट सर्विस आप दे रहे हैं 2,25,000 रुपए की। वन ऑफ द इनवॉइस डेटेड 20 जनवरी ऑन विच जीएसटी पेबल वॉज 50,000 वॉज मिसिंग एंड हैज बीन फाउंड इन अक्टूबर। हो, ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। कह रहे एक इनवॉइस था जिसकी 20 जनवरी डेट थी, खो गया था और अब जाके मिला है अक्टूबर में। बताओ जरा फटाफट से, अलाउड या नॉट अलाउड, या 175 कर दूं? जस्सी भाई साहब वो ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जीएसटी का रेट मैंने मान लिया 10 लाख रुपए, है ना, कैपिटल गुड्स वाला पॉइंट बता रहा हूं। इस पे आपने जीएसटी पे किया 1,20,000 रुपए का, तो आपने क्या किया, अपनी बुक्स में जो मशीनरी की वैल्यू है या कैपिटल गुड्स की वैल्यू है वो 11,20,000 दिखा दी, तो आपने 1,20,000 पे भी डेप्रिसिएशन ले लिया। तो या तो आप डेप्रिसिएशन ले लो या आप आईटीसी ले लो, यही तो बात होती है। क्या तुम्हें सारे जीएसटी के नोट्स दे दो? बताओ आज ग्रुप पे, हालांकि मैंने पहले भी भेजे हुए हैं। तो काफी सारे बच्चों ने बोला 175 अलाउड होगा। अभिषेक कह रहे हैं अभी अलाउड हो जाएगा। नहीं अभिषेक, अभी अलाउड नहीं हो जाएगा भाई, वो डिसअलाउड ही रहेगा। ये कोई लॉट्स थोड़ी ना है कि बाद में रिसीव हो गया। इसीलिए जितना अलाउड होगा वो होगा 175, और इसे टोटल कर लेना जरा फटाफट से, कितना हो जाएगा आप ही कर लो। चलो नीचे से क्या देखना, आप ही टोटल करके बताओ कितना टोटल आईटीसी अवेलेबल होगा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। जल्दी जल्दी से बताओ कितना टोटल आईटीसी अवेलेबल होगा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, जल्दी जल्दी से बताओ। और बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है इसकी, तो 2,65,000, 265 ही होगा ना, 9,7,16, हाँ नीचे भी उनका 265 ही आ रहा था।
अभिषेक भी कह रहे हैं समझ गए, ठीक है। चलिए, क्या एक क्वेश्चन समझ में आया? अब मुझे बताओ, एक इसकी वीडियो है जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, क्या वो वीडियो ग्रुप पे भेज दूं आपको और आप देख लेंगे? पक्की बात है, बताओ। मैंने प्रोविजन सारे करा दिए, एग्जाम्पल सारे करा दिए, एक क्वेश्चन भी दिखा दिया आपको। क्या वो प्रोविजन की नोटबुक आपको भेज दूं? जल्दी से बताओ। और एक क्वेश्चन मैंने दिया था उसको पहले करा देता हूं जल्दी से, एक बच्ची ने याद दिलाया मुझे, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन कराता हूं। बाकी जितने भी क्वेश्चन है इसकी एक वीडियो भेज दूंगा, वन शॉट आपको सारे सॉल्यूशन। बताओ, सॉल्यूशन वीडियो दूं क्वेश्चंस की या नहीं? जल्दी बताओ भाई। धीरे धीरे आयुष, इतना वर्कलोड है, मैं कैसे बताऊं आपको। चलो, ग्रुप पे मिल जाएगी आज आपको, और जीएसटी मैराथन वाली वीडियो रिवीजन वीडियोस में भी है वो, अगर आपने देखी है अभी तक तो वो, और नहीं देखी होगी तो आज भेज दूंगा आईटीसी वाली क्वेश्चन वाली वीडियो, ठीक है। बच्चे, मैंने अभी देखो मेरे पास मैसेज आया एक बच्ची का, जैसे कह रहे सुपर 40 की सीरीज के स्टूडेंट। बच्चे सुपर 40 इतनी आगे निकल गए, आप वीडियो अब देख रहे हो तो भाई लाइक कर दिया करो वीडियो को, ताकि बच्चों के होम पेज पे पहुंच जाए और लेट ना हो। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 5 करा रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए, आउटवर्ड सप्लाई मुंबई में की थी आपने, दिल्ली का व्यक्ति था, दिल्ली का व्यक्ति था, तो बताओ जरा इंटर होगी या इंट्रा होगी? तो भाई ये इंटर होगी। फिर दिल्ली के व्यक्ति ने दिल्ली में की तो क्या होगी? इंट्रा। फिर हरियाणा में की तो इंटर होगी, यूपी में की तो इंटर होगी। अगर किसी बच्चे ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मुझे बताना जरा, नेट जीएसटी पेबल और कैरी फॉरवर्ड वाली अमाउंट कितनी आ रही थी? तो मुझे इंटर इंटर के 1, 2 और 3 पॉइंट्स मिल गए, मतलब 5 लाख, 7 लाख और 4 लाख, 16 लाख का तो आउटवर्ड ही मिल गया मुझे इंटर का। 16 लाख का इंटर का आउटवर्ड है और 2 लाख का इंट्रा का आउटवर्ड है। चलो, ये चीज तो मुझे समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आईटीसी पे। किरण कह रहे थैंक यू सो मच सर, आपके सेशन अटेंड करके बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है टेक्स्ट में। बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के किरण कि आपको आ रहा है सच में कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है भाई एग्जाम से पहले। जो ग्रुप 1 के बच्चे हैं, जब ग्रुप 2 में आओगे तो बताना जरा, ऐसे सेशन क्या हम स्टार्टिंग से ही लेने लगे हैं आपके ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स के लिए? क्या आप पढ़ाई करेंगे रेगुलर? चलो आगे चलते हैं। पल्लवी ने कहा मैंने क्वेश्चन किया था और मेरा जो आंसर आया है, मतलब ऐसा मैं ज्यूम कर रहा हूँ, वो 288 क्या 18 क्या बता रहे सर? कल भी सेशन होगा? अनिकेत डेली होता है भाई सेशन, किसी दिन कुछ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कोशिश तो मैं करता हूँ डेली लाने के लिए। आज तो सोच रहा हूँ रात को भी ले आऊँ 10 बजे के आसपास, अगर मतलब सही सब चीज़ सही रही तो। ठीक है, नेक्स्ट पे आता हूँ, अब क्वेश्चन कराता हूँ। मैंने कहा रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया था दिल्ली से 5 लॉट में 10 ईच का, और 2 लॉट अभी मिले नहीं है, तो ध्यान से समझना। टोटल मिला के तो हो जाएगा 50,000, जो आईटीसी का मैंने पेमेंट की थी 50,000 का, उसमें से मुझे 3 लॉट्स मिल गए हैं, 2 लॉट्स नहीं मिले हैं, तो क्या एक का भी दूं क्या? आकांक्षा से कह रहे यस सर फॉर श्योर ग्रुप 2। बहुत बढ़िया। ऐसे ही ग्रुप 2 में एफएम के सेशन करा देना, बिल्कुल ठीक बात है भाई। कैपिटल गेन और सैलरी, ठीक है लाता हूँ कैपिटल गेन और सैलरी। आज जीएसटी अगर ये आईटीसी वाला पॉइंट खत्म हो गया तो कल उसका लेके आऊँगा, इनकम टैक्स का ही कुछ ना कुछ। हाँ भाई विकास, इनकम टैक्स का ही कल कुछ लेके आऊँगा। आईजीएसटी 288, सीजीएसटी 18 और एसजीएसटी 18। पल्लवी ने क्वेश्चन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, सर आज कॉस्ट की एक वीडियो लाए, कॉस्ट की? चलो चेक करता हूँ अगर आज पॉसिबल हुआ। 10 बजे कैपिटल के ले आओ सर, क्वेश्चन सॉल्व। एक बार चेक करता हूँ मैं आज, है ना, क्या शेड्यूल है आगे। तो इसका मतलब पहले वाले का तो नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट, मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख फ्रॉम मुंबई, डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड ऑन जीएसटी कंपोनेंट, तो इसका भी नहीं मिलेगा आपको। मोटर कार परचेज की है अपने डायरेक्टर ऑफिस को जाने के लिए, तो इसका भी नहीं मिलेगा आपको। बस सिटिंग कैपेसिटी है 15 एम्प्लॉयज की है, कोलकाता से ली थी आपने, 10 लाख रुपए की थी। अब सुना ध्यान से, बस की सिटिंग कैपेसिटी जब 13 से ऊपर चलेगी तो मतलब इसका अलाउड होगा, और 10 लाख का 18% कितना होगा? 1.8 लाख। अब 1.8 लाख आपने कहां से खरीदी थी और आप कहां थे? तो सर आपने दिल्ली के हैं और आपने खरीदी है कोलकाता, तो इसका मतलब आपके पास 1.8 लाख का आईजीएसटी अवेलेबल है, बाकी आपके पास और कुछ भी है ही नहीं, बाकी सब डिसअलाउड था। ठीक है सर, बता दो थोड़ा सा कौन सा चैप्टर लाओगे? भाई कंफर्म नहीं हूं मैं पहले तो, अभी कौन सा चैप्टर अभी प्लानिंग नहीं की और पॉसिबल भी है या नहीं। मैं आपको सच बताऊं, मेरे खुद के बिल्कुल पर्सनल ऐसे घर के सामने चाचा जी का बेटा है, उसकी शादी है, और मैं आपका सेशन ले रहा हूं बैठ के, देखो ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे चल रही, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि शादी को स्किप कर दूं, अभी 1-2 क्लास से पहले बोलूं और उसके बाद आपका सेशन भी लूं, मैं ऐसा पूरा ट्राई करूंगा, ठीक है। चलिए
16 लाख वाली बात पे आता हूं मैं। इंटर जब आप थे तो आपका आउटवर्ड जीएसटी लाइबिलिटी यहीं पर निकाल देता हूं छोटा सा अमाउंट करके। जो आपकी आउटवर्ड जीएसटी लाइबिलिटी होगी, आउटवर्ड में मैं लिखूंगा यहाँ पर एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी, है ना। जल्दी जल्दी से लिख देता हूँ। आउटवर्ड में लिखा मैंने पहले एसजीएसटी, फिर सीजीएसटी और फिर आईजीएसटी। आईजीएसटी में सारे बच्चे मेरी अमाउंट निकलवाने में मदद करेंगे। 16 लाख का कितने परसेंट होगा? 18%। तो 16 लाख का 18% मुझे जल्दी से आप भी निकाल के बताओ और मैं भी निकालने की कोशिश करता हूं। 16 लाख का 18% 2,88,000 मेरा आ रहा है, और आप भी मुझे बताएंगे और मैं चेक करूंगा कि आपका कितना आया था, क्योंकि मैं फ़ोन से कैलकुलेशन कर रहा हूं और आप कैलकुलेटर से करेंगे तो शायद कुछ करेक्शन भी कराएंगे। तो 2,88,000 का तो भाई आईजीएसटी है। अच्छा, और 2 लाख का इंट्रा था। 2 लाख का इंट्रा मतलब 9% मतलब 18,000 और 18,000। ठीक है, पल्लवी ने पूछा था ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। इसका मतलब बच्चे क्वेश्चन करते भी हैं। उसके बाद जो आपको आईटीसी मिलेगा, आईटीसी में आपके पास अवेलेबल ही क्या था? सिर्फ आईजीएसटी 1.8 लाख का। तो क्या करें भाई, सीधा 1,80,000 यहां से माइनस करो, और क्या करना है? 1,80,000 सीधा यहां से माइनस करो, और उसके बाद जो आपका अमाउंट आएगा वो आएगा आपका नेट जीएसटी लायबिलिटी। तो ये था एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, और ये 18,000, ये भी 18,000, और इसमें से अगर 180 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,08,000। पल्लवी में सबसे पहले आपका आंसर चेक करूंगा, आपने क्या बताया था। सारे बच्चों ने मुझे आंसर बताया 288 वाला। हेड्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू अभिषेक। 2,88,000 सभी ने मुझे अमाउंट कैलकुलेट करके बताया था। और पल्लवी, पहले मैं आपका ऊपर वाला मैसेज पढ़ूंगा जिसमें आपने आंसर बताया था। मैं चेक करता हूं क्या आपने आंसर सही बताया था क्या।